सुन लो, यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की ज़रूरी हिस्सों को समझने वाले हैं जो यूपीएससी तैयारी और ज़िंदगी में बड़े बदलाव ला सकती है। ये है एंथनी रॉबिन्स की अवेकन द जायंट विदिन। सोचिए, अगर आप अपने अंदर की छुपी हुई शक्ति, मतलब वो स्लीपिंग जायंट, उसे जगा सकें, वो शक्ति जो डर और लिमिटेशंस, जो सीमाएं हैं, उनको पार करने में मदद करे। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, हाँ, बल्कि कुछ प्रैक्टिकल टूल्स का खजाना है। बिल्कुल। ये किताब सिर्फ सेल्फ हेल्प से कहीं ज्यादा है। ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है अपनी सोच, अपनी मानसिकता, अपनी फीलिंग्स मतलब इमोशंस और अपने एक्शंस, अपने कार्यों को समझने और बेहतर बनाने का। और यूपीएससी जैसे चैलेंजिंग एग्जाम के लिए ये स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। कैसे प्रेशर, दबाव झेलें, कैसे असफलताओं, फेलियर से सीखें और कैसे अपने गोल्स, अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें। ये किताब बताती है कि हम अपनी लाइफ की ड्राइवर सीट पर कैसे आ सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम इस किताब के हर जरूरी पहलू, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को परत दर परत, लेयर बाय लेयर खोलेंगे। हम जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे बदलाव, स्मॉल चेंजेस, बड़े नतीजे, बिग रिजल्ट्स ला सकते हैं। हाँ, और कोशिश करेंगे कि ये सफर बोरिंग न हो। बिल्कुल, लेट्स बिगिन। अनलीश योर पावर, अपनी शक्ति को उजागर करें। तो पार्ट 1 है अनलीश योर पावर, अपनी शक्ति को उजागर करें। शुरुआत होती है चैप्टर 1 से, ड्रीम्स ऑफ डेस्टिनी, नियति के सपने। यहाँ टोनी रॉबिन्स अपने सपनों, ड्रीम्स की बात करते हैं, बताते हैं कैसे वो एक दशक पहले, एक डेकेड पहले कहाँ थे और फिर कहाँ पहुंचे। वो अपना हेलीकॉप्टर वाला उदाहरण देते हैं। हाँ, वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म की। ये दिखाता है कि निराशा, फ्रस्ट्रेशन और असफलता, फेलियर भी फ्यूचर सक्सेस की नींव, फाउंडेशन बन सकती हैं। वो नील डायमंड के गाने का जिक्र भी करते हैं, आई एम आई सेड, और उस अकेलेपन, लोनलीनेस की भावना का जो अक्सर बड़े सपने देखने वालों को महसूस होती है। बिल्कुल। और ये हर एस्पिरेंट की कहानी हो सकती है ना। शुरुआत में लगने वाला डर, फियर, वो अकेलापन, लोनलीनेस। लेकिन महत्वपूर्ण है वो पल, वो मोमेंट जब कोई कहता है इनफ इज इनफ, मैं इससे बेटर कर सकती हूँ। ये एहसास कि हमारे अंदर एक सोया हुआ दैत्य, एक स्लीपिंग जायंट है, एक अनोखी प्रतिभा, यूनिक टैलेंट है। सही। यूपीएससी के लिए ये जायंट आपकी दृढ़ता, परसिवियरेंस हो सकती है, आपकी सीखने की क्षमता, लर्निंग एबिलिटी हो सकती है, वो इनर स्ट्रेंथ। चैप्टर 2 है डिसीजंस, द पाथवे टू पावर, निर्णय शक्ति का मार्ग। यहाँ पॉइंट है कि असली शक्ति सपनों में नहीं, निर्णयों, डिसीजंस में है। बिल्कुल सही। सपने देखना पहला स्टेप है, पर पावर आती है डिसीजन लेने से। वो पल जब टोनी ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। वो रोजा पार्क्स का उदाहरण देते हैं, एक साधारण महिला जिनका एक निर्णय, बस में अपनी सीट न छोड़ने का, उसने पूरे सिविल राइट्स मूवमेंट को चिंगारी दे दी। एक डिसीजन ने समाज बदल दिया। एग्जैक्टली। या फिर एड रॉबर्ट्स का उदाहरण, जिन्हें पोलियो था, शारीरिक चुनौतियां, फिजिकल चैलेंजेस थीं, लेकिन उन्होंने डिसीजन लिया कि वो एक असाधारण, एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ जिएंगे, और वो जिए। तो डिसीजन का मतलब क्या है? सिर्फ चाहना नहीं, डिसीजन का मतलब है विकल्पों, ऑप्शंस को काटना, कट ऑफ अदर पॉसिबिलिटीज, पूरी तरह प्रतिबद्ध होना, कमिटेड होना। सिर्फ इच्छा, विश करना काफी नहीं है। अच्छा। एक सच्चा निर्णय, अ ट्रू डिसीजन, असल में राहत देता है, रिलीफ देता है, क्योंकि अब रास्ता क्लियर है। और इसी में छिपा है अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला। अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला, ये क्या है? इसके 4 स्टेप्स हैं। पहला, जाने क्या चाहिए, नो योर आउटकम, मतलब आपका गोल क्या है, बिल्कुल स्पेसिफिक। ठीक है। दूसरा, एक्शन ले, सिर्फ सोचने से नहीं होगा, कुछ करना होगा। तीसरा, देखें क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, अपने रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करें। और चौथा, जरूरत पड़ने पर अपना तरीका बदलें। चेंज योर अप्रोच अंटिल यू अचीव योर आउटकम। अगर कुछ काम नहीं कर रहा तो फ्लेक्सिबल बने, अप्रोच बदलें। ये तो यूपीएससी के लिए बहुत रेलेवेंट है। हर दिन निर्णय लेने होते हैं, क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट, कैसे पढ़ना है, कब ब्रेक लेना है। बिल्कुल। और कमजोर निर्णय, वीक डिसीजंस या निर्णय न लेना, वो आपको बहा ले जाते हैं। टोनी इसे नायाग्रा सिंड्रोम कहते हैं, जैसे नदी के बहाव के साथ बहते जाना और फिर अचानक वाटरफॉल के किनारे पहुंचना, बिना डायरेक्शन के। ओके, तो डिसीजंस इंपॉर्टेंट है। अब चैप्टर 3 पूछता है द फोर्स दैट शेप्स योर लाइफ, वो कौन सी शक्ति है? ये है दर्द से बचने और खुशी पाने की इच्छा,
द ट्विन पावर्स ऑफ पेन एंड प्लेजर। हम इंसान फंडामेंटली इन्हीं दो फोर्सेस से ड्रिवन है। उदाहरण भी देते हैं, डोनाल्ड ट्रंप और मदर टेरेसा दोनों ही इन शक्तियों से प्रेरित ड्रिवन हैं, पर उनके मूल्य वैल्यूज बहुत अलग हैं। एक शायद पावर और वेल्थ के प्लेजर की तरफ, दूसरी दूसरों की सेवा के प्लेजर की तरफ। एग्जैक्टली पॉइंट ये है कि ये फोर्स न्यूट्रल है। हम सीखते हैं कि किस चीज से दर्द पेन जुड़ता है और किस चीज से खुशी प्लेजर। बचपन के एक्सपीरियंसेस, सोसाइटी, कल्चर, ये सब शेप करते हैं। और ये हमारे न्यूरो एसोसिएशंस या कह लें तंत्रिका संबंध, न्यूरल कनेक्शंस बन जाते हैं। हाँ। मतलब दिमाग में पाथवेज बन जाते हैं। हाँ, जैसे टोनी अपनी माँ का वो बियर पिलाने वाला उदाहरण देते हैं। उनकी माँ ने सोचा बियर से उन्हें अच्छा लगेगा, पर अनुभव इतना खराब था कि टोनी ने हमेशा के लिए बियर से दर्द, पेन एसोसिएट कर लिया। ओह, तो हमें सचेत, कॉन्शियस रूप से चुनना होगा कि हम किससे दर्द और किससे खुशी जोड़ते हैं। यूपीएससी तैयारी के कॉन्टेक्स्ट में ये कैसे काम करेगा? देखो, यूपीएससी तैयारी में शॉर्ट टर्म पेन तो है, पढ़ना, डिसिप्लिन रखना, सैक्रिफाइसेस करना। लेकिन अगर हम इस पेन से बचने पे फोकस करेंगे, मतलब प्रोक्रास्टिनेशन करेंगे, तो लॉन्ग टर्म पेन मिलेगा फेलियर का। स्ट्रैटेजी ये है कि असफलता, फेलियर के दर्द को अपने दिमाग में बहुत बड़ा बनाओ। विजुअलाइज करो कि फेल होने पे कैसा महसूस होगा, और सफलता, सक्सेस की खुशी को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाओ। इमेजिन करो आईएएस बनने के बाद की लाइफ, वो सैटिस्फैक्शन, वो इम्पैक्ट। मतलब पेन को यूज करो प्रोक्रेस्टिनेशन रोकने के लिए और प्लेजर को यूज करो मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। प्रिसाइजली, लिंक मैसिव पेन टू नॉट स्टडिंग एंड मैसिव प्लेजर टू अचीविंग योर गोल। अगला चैप्टर है बिलीफ सिस्टम्स, क्रिएट और डिस्ट्रॉय। विश्वास प्रणालियां, बनाए या नष्ट करे। बिलीफ्स यानी विश्वास, ये क्या है? बिलीफ्स है निश्चितता की भावना, अ फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी अबाउट समथिंग। ये आइडियाज हैं जिन्हें हम सच मानते हैं, चाहे वो सच हो या ना हो। वो दो भाइयों का उदाहरण देते हैं जी जिनका पिता शराबी अल्कोहलिक था। जी। एक भाई खुद शराबी बनकर जेल पहुंच गया और दूसरा एक सफल लीडर बना। हाँ, और जब पूछा गया कि वो ऐसे क्यों बने, दोनों ने कहा मेरे पिता को देखकर मैं और क्या बन सकता था। वाओ, मतलब सेम रेफरेंस, सेम एक्सपीरियंस, पर बिलीफ अलग। एग्जैक्टली। एक ने बिलीव बनाया कि मेरा बाप शराबी था तो मैं भी बनूंगा। दूसरे ने बनाया कि मेरा बाप शराबी था इसलिए मैं वैसा कभी नहीं बनूंगा। हाँ। अंतर उनके विश्वासों, उनके बिलीव्स में था। ये तो पावरफुल है। कैप्टन जेरल्ड कॉफी का भी उदाहरण है, जो वियतनाम में पीओडब्ल्यू थे। जी। कैसे उस कठिन ब्रूटल एक्सपीरियंस ने उनके विश्वास को और मजबूत किया। बिल्कुल, विश्वास हमारे विचारों, थॉट्स, हमारे कार्यों, एक्शंस और हमारी भावनाओं, इमोशंस को नियंत्रित, कंट्रोल करते हैं। और ये अक्सर बनते कैसे हैं? अतीत के अनुभवों, पास्ट एक्सपीरियंसेस की हमारी व्याख्या, इंटरप्रिटेशंस के आधार पर। बराबर। ये सामान्यीकरण, जनरलाइजेशंस होते हैं। टोनी कहते हैं बिलीफ एक मेज, टेबल की तरह है। जो आइडिया है वो टेबल टॉप है। अच्छा। और उस बिलीफ को सपोर्ट करने वाले जो एक्सपीरियंसेस या रेफरेंसेस हैं वो उस टेबल के पैर, लेग्स हैं। जितने मजबूत पैर यानी जितने ज्यादा सपोर्टिंग रेफरेंसेस, उतना ही मजबूत वो विश्वास। तो अगर बिलीफ है मैं मैथ्स में कमजोर हूं, तो उसके लेग्स होंगे वो टेस्ट जिसमें कम मार्क्स आए थे, टीचर की कोई नेगेटिव कमेंट वगैरह वगैरह। एग्जैक्टली। और अगर हमें लिमिटिंग बिलीफ्स को बदलना है तो हमें उन लेग्स पर सवाल उठाना होगा। क्या वो इंटरप्रिटेशन सही थी? क्या और भी एक्सपीरियंसेस हैं जो इस बिलीफ को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं? या फिर हमें नए रेफरेंसेस बनाने होंगे जो नए एम्पावरिंग बिलीफ को सपोर्ट करें? जैसे वो QWERTY कीबोर्ड का उदाहरण, वो स्लो टाइपिंग के लिए बनाया गया था ताकि पुरानी टाइपराइटर्स जाम न हो, पर वो स्टैंडर्ड बन गया, एक बिलीफ सिस्टम बन गया और आज भी चल रहा है, फास्टर ऑल्टरनेटिव्स के बावजूद। सही दिखाता है कि बिलीव्स कितने स्टिकी हो सकते हैं। इसलिए अपने सीमित करने वाले विश्वासों, लिमिटिंग बिलीव्स पर सवाल उठाना, उन्हें चैलेंज करना सीखना बहुत जरूरी है। यूपीएससी जर्नी में ये बिलीफ के मैं ये कर सकता हूँ या मैं सीख सकता हूँ सबसे क्रिटिकल है। पर क्या ये बदलाव, ये चेंज तुरंत हो सकता है? चैप्टर 5 यही पूछता है, कैन चेंज हैपन इन एन इंस्टेंट? और टोनी का जवाब है हाँ, एब्सोल्युटली यस। बदलाव, चेंज तुरंत हो सकता है। वो अपना NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सीखने का अनुभव बताते हैं। कैसे उन्होंने सीखा कि फोबिया जैसी चीजें मिनटों में ठीक की जा सकती हैं। हाँ, वो कहानी बताते हैं
कैसे उन्होंने एक मनोचिकित्सक साइकियाट्रिस्ट को चैलेंज किया था जो मानता था कि फोबिया ठीक करने में सालों लगते हैं। टोनी ने कुछ ही मिनटों में किसी का सालों पुराना सांप का फोबिया ठीक कर दिया। कमाल है। पर हम तो अक्सर मानते हैं कि बदलाव में, चेंज में टाइम लगता है, आदतें बदलने में महीनों लग जाते हैं। हाँ, कल्चरली, सांस्कृतिक रूप से हम इंस्टेंट चेंज को शक, डाउट से देखते हैं। हमें लगता है ये टिकाऊ नहीं होगा, लेकिन असल में बदलाव का मैकेनिज्म इंस्टेंट है। वो कैसे? बदलाव तब होता है जब हमारे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम में किसी अनुभव से जुड़े एहसास, सेंसेशंस बदलते हैं। जब दिमाग में किसी चीज से पेन या प्लेजर का कनेक्शन रीवायर होता है, वो इंस्टेंट हो सकता है। ये मेंटल से ज्यादा एक फिजिकल प्रोसेस है, ऑन ए न्यूरोलॉजिकल लेवल। अच्छा, मतलब दिमाग के वायरिंग में बदलाव। हाँ, लेकिन, और ये इंपॉर्टेंट है, बदलाव को बनाए रखने के लिए, उसे सस्टेन करने के लिए कंडीशनिंग यानी अभ्यास जरूरी है। जैसे पियानो को ट्यून करना पड़ता है बार बार ताकि वो सुर में रहे। ओके, तो चेंज हो सकता है इंस्टेंट, पर उसे मेंटेन करने के लिए एफर्ट लगता है। एग्जैक्टली। कंडीशनिंग इज द की टू मेकिंग चेंज लास्ट। और इसी कंडीशनिंग के लिए टोनी ने एक सिस्टम बनाया है। चैप्टर 6 न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग, NAC या न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग, ये क्या है? ये बदलाव लाने और उसे टिकाऊ, लास्टिंग बनाने का एक 6 स्टेप प्रोसेस है। ये बहुत प्रैक्टिकल है। ओके, तो क्या है ये 6 स्टेप्स? स्टेप 1, जाने आप क्या चाहते हैं और क्या आपको रोक रहा है। नो व्हाट यू वांट एंड व्हाट्स स्टॉपिंग यू। बिल्कुल स्पेसिफिक होना है कि कौन सा बिहेवियर बदलना है और उसकी जगह क्या चाहिए। ठीक है, क्लैरिटी। स्टेप 2, लिवरेज का उपयोग करें। इसका मतलब है पुराने पैटर्न, ओल्ड पैटर्न से इतना ज्यादा दर्द, पेन जोड़ो और नए पैटर्न, न्यू पैटर्न से इतनी ज्यादा खुशी, प्लेजर जोड़ो कि बदलाव न करना इम्पॉसिबल लगे। लेवरेज मतलब मोटिवेशन को एक्सट्रीम पर ले जाना। हाँ, टोनी वो मजाकिया अल्पो डाइट वाला उदाहरण देते हैं। एक महिला वजन कम नहीं कर पा रही थी। टोनी ने उसे कहा, इमेजिन करो अगर तुम वजन कम नहीं करोगी तो तुम्हें कुत्ते का खाना, एल्पो खाना पड़ेगा। पेन इतना इंटेंस हो गया कि उसने तुरंत एक्शन लिया। ऑफ कोर्स ये एक्सट्रीम एग्जाम्पल है, पर पॉइंट है लेवरेज क्रिएट करना। गॉट इट। पेन और प्लेजर को एम्पलीफाई करना। स्टेप 3। स्टेप 3, पैटर्न को बाधित करें। इंटरप्ट द पैटर्न। जब भी वो पुराना अनवांटेड बिहेवियर या थॉट पैटर्न शुरू हो, उसे तुरंत ब्रेक करो। कुछ अनएक्सपेक्टेड करो। कैसे? टोनी बताते हैं कैसे वो एक व्यक्ति को चॉकलेट खाने की आदत छुड़वा रहे थे। जब भी वो चॉकलेट उठाने जाता, टोनी जोर से चिल्लाते या कोई अजीब हरकत करते। इससे उसका पैटर्न टूट गया। कुछ भी जो आपको चौंका दे, पैटर्न इंटरप्ट कर सकता है। रिकॉर्ड स्क्रैच साउंड इफेक्ट जैसा। ओके, इंटरप्ट द ओल्ड पैटर्न। स्टेप 4। स्टेप 4, एक नया सशक्त विकल्प बनाएं। क्रिएट अ न्यू एम्पावरिंग ऑल्टरनेटिव। पुराने पैटर्न की जगह लेने के लिए एक नया पॉजिटिव बिहेवियर या थॉट प्रोसेस चाहिए। सिर्फ नहीं करना है काफी नहीं, क्या करना है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, रिप्लेसमेंट बिहेवियर। स्टेप 5। स्टेप 5, नए पैटर्न को तब तक कंडीशन करें जब तक वो सुसंगत, कंसिस्टेंट न हो जाए। नए बिहेवियर को बार बार प्रैक्टिस करें, उसे रिवॉर्ड करें जब तक वो ऑटोमेटिक न हो जाए। जैसे लैरी बर्ड, महान बास्केटबॉल प्लेयर, रोज हजारों फ्री थ्रोज प्रैक्टिस करते थे। लगातार अभ्यास। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट और परमानेंट। एंड स्टेप 6। स्टेप 6, इसका परीक्षण करें। देखो कि ट्रिगर आने पर नया पैटर्न काम कर रहा है या पुराना वाला हावी हो रहा है। अगर जरूरत हो तो प्रोसेस रिपीट करो। ये NAC प्रोसेस तो UPSC एस्पिरेंट्स के लिए बहुत पावरफुल हो सकता है। बुरी आदतें जैसे टाल-मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन या नेगेटिव थिंकिंग या एग्जाम एंजाइटी, इन्हें बदलने के लिए यूज किया जा सकता है। डेफिनेटली, स्पेशली स्टेप 3, इंटरप्टिंग द पैटर्न। जैसे ही प्रोक्रेस्टिनेशन का मन करे, उठकर 5 मिनट वॉक कर लो या 10 पुशअप्स कर लो, पैटर्न ब्रेक हो जाएगा। फिर स्टेप 4, नया ऑल्टरनेटिव। चलो 15 मिनट पढ़ लेता हूं। फिर स्टेप 5, उसे रिवॉर्ड करो। ये बहुत इफेक्टिव हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 7 हाउ टू गेट व्हाट यू रियली वांट। जो आप वास्तव में चाहते हैं उसे कैसे प्राप्त करें। यहाँ फोकस किस पर है? यहाँ फोकस है हमारी स्टेट पर, हमारी इमोशनल स्टेट। टोनी कहते हैं कि सक्सेस पाने के बाद भी लोग दुखी हो सकते हैं अगर वो अपनी स्टेट को मैनेज करना नहीं जानते। वो एल्विस प्रेस्ले का उदाहरण देते हैं। इतनी सफलता, सक्सेस, पर अंत दुखद, ट्रेजिक हुआ। क्यों? शायद वो अपनी स्टेट, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाए। हाँ, यह एलिजाबेथ की कहानी, जिसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर था,
MPD था। वो अलग-अलग पर्सनालिटीज में स्विच करती थीं। हर पर्सनालिटी की अपनी स्टेट थी। पॉइंट ये है कि ये लोग खुश क्यों नहीं थे, क्योंकि वे अपनी अवस्था, स्टेट को नियंत्रित, कंट्रोल करना नहीं जानते थे। तो हम अपनी स्टेट को कंट्रोल कैसे करें? टोनी कहते हैं हमारी भावनात्मक स्थिति, इमोशनल स्टेट, सिर्फ 2 चीजों से नियंत्रित होती है। सिर्फ 2। क्या है वो 2 चीजें? पहला, हमारी फिजियोलॉजी, हमारी शारीरिक मुद्रा, हाव भाव, सांस लेने का तरीका। दूसरा, हमारा मेंटल फोकस, हमारा मानसिक ध्यान, हम किस चीज पर सोच रहे हैं। फिजियोलॉजी एंड फोकस। हाँ, और इसमें सबसे पावरफुल है फिजियोलॉजी, बिकॉज इमोशन इज क्रिएटेड बाय मोशन। गति से भावना उत्पन्न होती है। कैसे? आप अभी ट्राई करके देख सकते हैं। अगर कोई शोल्डर्स झुकाकर, धीरे धीरे सांस लेकर, नीचे देखकर बैठे तो कैसा फील होगा? प्रॉबेबली लो, टायर्ड या सैड। अब पोस्चर बदलो, सीधे बैठो, शोल्डर्स बैक, गहरी सांस लो, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान लाओ। देखो, फीलिंग इंस्टेंटली बदलती है या नहीं? हाँ, फर्क तो पड़ता है। बिल्कुल। तो जब भी लो फील हो, डीमोटिवेटेड फील हो यूपीएससी प्रेप के दौरान, अपनी फिजियोलॉजी बदलो। उठो, स्ट्रेच करो, थोड़ी देर वॉक करो, म्यूजिक लगाकर डांस करो। ये इंस्टेंटली स्टेट शिफ्ट करता है। ये तो बहुत सिंपल और एक्शनेबल है। हाँ। और दूसरा था मेंटल फोकस। हाँ, आप किस चीज पर फोकस कर रहे हैं? प्रॉब्लम पर या सोल्यूशन पर? क्या पॉसिबल नहीं है उस पर या क्या पॉसिबल है उस पर? पास्ट फेलियर्स पर या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज पर? जिस चीज पर फोकस करोगे वही फीलिंग आएगी। तो फोकस कैसे बदले? फोकस बदलने का सबसे पावरफुल टूल है क्वेश्चंस, सवाल पूछना। चैप्टर 8 इसी पर है। क्वेश्चंस आर द आंसर। प्रश्न ही उत्तर हैं। क्वेश्चंस कैसे? हम लगातार कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली खुद से सवाल पूछते रहते हैं और ये सवाल हमारे फोकस को डायरेक्ट करते हैं। स्टैनिस्लावस्की लेख का उदाहरण है, जो पोलैंड में कंसंट्रेशन कैंप में थे। वो बच निकले क्योंकि उन्होंने खुद से एक एम्पावरिंग सवाल पूछा। बाकियों की तरह ये मेरे साथ क्यों हो रहा है पूछने की बजाय उन्होंने पूछा, मैं यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ? What do I need to do to survive? इस सवाल ने उनका फोकस सर्वाइवल और एस्केप प्लान पर लगाया। वॉरेन बुफेट का भी उदाहरण है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले वो पूछते हैं, सबसे बुरा क्या हो सकता है? What's the worst that can happen? और क्या मैं इसे संभाल सकता हूँ? Can I handle it? ये सवाल रिस्क मैनेज करने में मदद करते हैं। बिल्कुल। तो पॉइंट ये है कि हम किस क्वालिटी के सवाल खुद से पूछते हैं। गलत सवाल, डिसएम्पावरिंग क्वेश्चंस जैसे मैं ही क्यों, ये हमेशा मेरे साथ क्यों होता है, मैं इतना स्टूपिड क्यों हूं, ये हमें कमजोर, डिसएम्पावर करते हैं, विक्टिम मोड में डालते हैं। और सही सवाल एम्पावरिंग क्वेश्चंस हमें समाधान, सॉल्यूशंस की ओर ले जाते हैं। जैसे, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस? इसे बेहतर कैसे बनाऊं? हाउ कैन आई मेक दिस बेटर? इस सिचुएशन में क्या अच्छा है? व्हाट्स ग्रेट अबाउट दिस? मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूं? व्हाट कैन आई कंट्रोल हियर? यूपीएससी तैयारी में जब मुश्किल लगे, सिलेबस पहाड़ जैसा लगे, तो ये पूछने के बजाय कि ये इतना कठिन क्यों है, ये पूछना चाहिए, इस चुनौती, चैलेंज से पार पाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, या आज मैं कौन सा एक कदम उठा सकता हूँ। एग्जैक्टली। टोनी कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस भी सुझाते हैं। 1. व्हाट इज ग्रेट अबाउट दिस प्रॉब्लम? शायद ही मुझे कुछ नया सिखा रहा है। 2. व्हाट इज नॉट परफेक्ट येट? फोकस ऑन इंप्रूवमेंट, नॉट फ्लॉज। 3. What am I willing to do to make it the way I want it? Action-oriented. 4. What am I willing to no longer do? Stopping negative patterns. 5. How can I enjoy the process while I do what is necessary, making the journey enjoyable? ये सवाल तो पर्सपेक्टिव ही बदल सकते हैं। फोकस बदलने का एक और तरीका है चैप्टर 9 में वोकैबुलरी ऑफ अल्टीमेट सक्सेस, परम सफलता की शब्दावली। मतलब हम जो शब्द, वर्ड्स यूज करते हैं। शब्द, क्या शब्दों से इतना फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा। शब्द सिर्फ बोलते नहीं, वे भावनाएं, इमोशंस बनाते हैं और उनकी इंटेंसिटी तय करते हैं। चर्चिल के शब्दों ने कैसे द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन को प्रेरित, इंस्पायर किया था। वर्ड्स हैव पावर। तो हमें अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, क्या आप नफरत, हेट शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं, या छोटी छोटी परेशानियों को भयानक, डेविस्टेटिंग या डिजास्टर कहते हैं? ये आपकी इमोशनल स्टेट को नेगेटिवली इफेक्ट करेगा। तो करना क्या चाहिए? टोनी इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल वोकैबुलरी। इसका मतलब है ऐसे शब्दों का चयन करना जो हमारी भावनाओं की तीव्रता, इंटेंसिटी को कम या ज्यादा करें जैसा हम चाहें। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा गुस्से में, फ्यूरियस हैं, तो उसे फ्यूरियस कहने की बजाय कहें, आई एम अ बिट पीव्ड, मैं थोड़ा नाराज हूं, या अनॉयड। इससे इंटेंसिटी कम होगी। अगर आप डरे में, स्कैर्ड हैं,
तो कहें आई एम अ लिटिल कंसर्न्ड, मैं थोड़ा चिंतित हूँ। अच्छा, नेगेटिव इमोशंस की इंटेंसिटी कम करना और पॉजिटिव इमोशंस की इंटेंसिटी बढ़ानी है। अगर आप ठीक महसूस कर रहे हैं तो ओके की जगह कहें फैंटास्टिक, टेरिफिक, ऑसम। अगर खुश हैं तो हैप्पी की जगह कहें एक्सटैटिक, थ्रिल्ड, ओवरजॉयड। ये तो इंटरेस्टिंग है, मतलब कॉन्शियसली बेटर वर्ड्स चूज करना। हाँ, एक एक्सरसाइज कर सकते हैं। अपने 3 सबसे कॉमन नेगेटिव वर्ड सोचें और उन्हें कम इंटेंस या न्यूट्रल वर्ड से बदलें, और 3 पॉजिटिव वर्ड्स चुनें जिन्हें आप ज्यादा यूज करना चाहेंगे। वो मजेदार एग्जांपल्स भी देते हैं कॉमन एक्सप्रेशंस की, जैसे ग्रेप यू पॉन, पार्डन मी, वुड यू हैव एनी ग्रेप यू पॉन, या शेक एंड बेक एंड आई हेल्प्ड। ये दिखाते हैं कि लैंग्वेज कैसे कल्चर का हिस्सा बन जाती है। बिल्कुल। पॉइंट है कि लैंग्वेज इज अ टूल, यूज इट कॉन्शियसली टू शेप योर इमोशंस एंड स्टेट। चैप्टर 10 बात करता है लाइफ मेटाफॉर्स फॉर सक्सेस, सफलता के लिए जीवन रूपक। मेटाफॉर्स यानी रूपक। हाँ, रूपक वो कंपैरिजंस हैं जो हम लाइफ को समझने के लिए यूज करते हैं। जैसे कोई कहता है लाइफ इज अ बैटल, जीवन एक युद्ध है, तो उसका अप्रोच कैसा होगा? डिफेंसिव, एग्रेसिव, जीतने हारने वाला। एग्जैक्टली। कोई कहता है लाइफ इज अ डांस, जीवन एक नृत्य है। उसका अप्रोच ज्यादा फ्लोइंग, ग्रेसफुल, कोऑपरेटिव हो सकता है। कोई कहता है लाइफ इज अ गेम, जीवन एक खेल है, उसका अप्रोच शायद फन लविंग, स्ट्रेटेजिक हो। बिल्कुल। तो ये मेटाफर्स सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, ये हमारे विश्वासों, बिलीफ्स और हमारे व्यवहार, बिहेवियर को गहराई से आकार शेप देते हैं। मार्टिन शीन का उदाहरण है, जिन्हें फिल्म अपोकलिप्स नाउ की शूटिंग के दौरान हार्ट अटैक आया था। उन्होंने उस अनुभव को कैसे लिया? उन्होंने तय किया कि वो लाइफ को एक चुनौती, चैलेंज की तरह देखेंगे। इस मेटाफर ने उन्हें रिकवरी में और आगे बढ़ने में मदद की। तो हमें अपने मेटाफर्स के प्रति सचेत अवेयर होना चाहिए। बहुत जरूरी है। पूछें खुद से, मेरा लाइफ के लिए प्राइमरी मेटाफर क्या है? क्या वो मुझे सशक्त, एम्पावर करता है या सीमित, लिमिट करता है? और यूपीएससी जर्नी के लिए एस्पिरेंट्स का मेटाफोर क्या हो सकता है? हाँ, क्या आपका यूपीएससी सफर, जर्नी एक युद्ध, बैटल है, या एक पहाड़ चढ़ना, क्लाइंबिंग अ माउंटेन है, या एक मैराथन है, या एक सीखने का अवसर, लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, या एक खोज, एक्सप्लोरेशन है? हर मेटाफोर अलग फीलिंग्स और एक्शंस ट्रिगर करेगा। युद्ध शायद स्ट्रेस और बर्नआउट लाए, मैराथन शायद इंड्योरेंस पर फोकस करे, लर्निंग अपॉर्चुनिटी शायद क्यूरियोसिटी और ग्रोथ माइंडसेट लाए। एग्जैक्टली। तो अपना मेटाफॉर कॉन्शियसली चुनें। अगर आपका करंट मेटाफॉर आपको सर्व नहीं कर रहा तो उसे बदलें। टोनी पत्थर तोड़ने वाले स्टोन कटर का रूपक सुझाते हैं। वो लगातार हथौड़ा मारता रहता है, पत्थर पर कोई असर नहीं दिखता, पर फिर अचानक एक चोट पर पत्थर 2 हिस्सों में टूट जाता है। मतलब वो आखिरी चोट से नहीं टूटा, बल्कि पहले की सभी चोटों के क्यूमुलेटिव इफेक्ट से टूटा। बिल्कुल। ये कंसिस्टेंसी और परसिवरेंस का पावरफुल मेटाफोर है। यूपीएससी के लिए एकदम फिटिंग। अब आते हैं भावनाओं, इमोशंस पर। चैप्टर 11 है द 10 इमोशंस ऑफ पावर, शक्ति की 10 भावनाएं। अक्सर हम नेगेटिव इमोशंस को बुरा मानते हैं, पर टोनी कहते हैं भावनाएं, इमोशंस बुरी नहीं है। नेगेटिव इमोशंस भी बुरी नहीं है, वे एक्शन सिग्नल्स हैं, कार्य संकेत। वो हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं। एक्शन सिग्नल्स मतलब हर भावना का एक संदेश, मैसेज है। हमें उसे सुनना है और एक्शन लेना है। टोनी 10 कॉमन एक्शन सिग्नल्स बताते हैं। 1. डिस्कम्फर्ट, असुविधा। मैसेज, कुछ बदलने की जरूरत है। सॉल्यूशन, क्या बदलना है, आइडेंटिफाई करो और एक्शन लो। 2. फियर, डर। मैसेज, किसी आने वाली चीज के लिए तैयार होने की जरूरत है। सॉल्यूशन, प्रिपरेशन करो। 3. हर्ट, चोट। मैसेज, हमारी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। सॉल्यूशन, कम्युनिकेट करो या एक्सपेक्टेशंस एडजस्ट करो। 4. एंगर, गुस्सा। मैसेज, हमारा कोई रूल या स्टैंडर्ड वायोलेट हुआ है। सॉल्यूशन, रूल कम्युनिकेट करो या समझो कि रूल रियलिस्टिक है या नहीं। 5. फ्रस्ट्रेशन, निराशा। मैसेज, आपको लग रहा है कि आप एफर्ट कर रहे हैं पर रिजल्ट नहीं मिल रहा। सॉल्यूशन, अप्रोच बदलो, फ्लेक्सिबिलिटी लाओ। 6. डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। मैसेज, कोई उम्मीद पूरी नहीं हुई। सॉल्यूशन, एक्सपेक्टेशंस बदलो, नया गोल बनाओ। 7. गिल्ट, अपराध बोध। मैसेज, आपने अपना ही कोई स्टैंडर्ड वायलेट किया है। सॉल्यूशन, फ्यूचर में वैसा न करने का कमिट करो और आगे बढ़ो। 8. इनएडिक्वेसी, अपर्याप्तता। आपको लगता है आप किसी काम के लिए केपेबल नहीं हैं। सॉल्यूशन, स्किल्स इंप्रूव करो, मदद मांगो। 9. ओवरलोड, ओवरवेल्म, अधिभार।
मैसेज, सब कुछ बहुत ज्यादा लग रहा है। सॉल्यूशन, प्रायोरिटाइज करो, टास्क्स ब्रेक डाउन करो, नो कहना सीखो। 10. लोनलीनेस, अकेलापन। मैसेज, कनेक्शन की जरूरत है। सॉल्यूशन, लोगों से कनेक्ट करो। वाओ, तो हर नेगेटिव इमोशन का एक पॉजिटिव मैसेज और सॉल्यूशन है। उन्हें सप्रेस करने की बजाय समझना है। बिल्कुल। और साथ ही हमें कॉन्शियसली सशक्त करने वाली भावनाओं, एम्पावरिंग इमोशंस को विकसित, कल्टिवेट करना है। टोनी 10 ऐसी पॉजिटिव इमोशंस बताते हैं। कौन सी है वो? 1. लव, वार्मथ, प्यार स्नेह। 2. अप्रिसिएशन, ग्रैटिट्यूड, प्रशंसा कृतज्ञता। 3. क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। 4. एक्साइटमेंट, पैशन, उत्साह जुनून। 5. डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। 6. फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। 7. कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। 8. चीयरफुलनेस, प्रसन्नता। 9. वाइटैलिटी, जीवन शक्ति, एनर्जी। 10. कंट्रीब्यूशन, योगदान। ये तो पूरी लिस्ट है पॉजिटिव स्टेट्स की। हाँ, और इन्हें प्रैक्टिस करके कल्टीवेट किया जा सकता है। यूपीएससी जर्नी में ग्रैटिट्यूड रखना, क्यूरियस रहना, डिटर्मिन्ड रहना, कॉन्फिडेंट महसूस करना, फ्लेक्सिबल होना, ये सब बहुत मदद कर सकता है। वाइटैलिटी यानी फिजिकल एनर्जी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अगला है चैप्टर 12, द मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन, शानदार जुनून। ये किस बारे में है? ये है गोल्स के बारे में, लेकिन सिर्फ गोल्स नहीं, बल्कि एक बड़ा प्रेरक लक्ष्य, अ कंपेलिंग गोल, एक शानदार जुनून, अ मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन। एक ऐसा गोल जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। एग्जैक्टली, जो आपको असीम ऊर्जा, अनलिमिटेड एनर्जी दे। टोनी ओजे सिम्पसन की कहानी बताते हैं, उस समय की जब वो फुटबॉल स्टार थे। कैसे बचपन में मिले विली मेस से इंस्पायर होकर उन्होंने एक गोल बनाया और उसे अचीव करने के लिए ऑब्सेस्ड हो गए। उस ऑब्सेशन ने उन्हें महान बनाया। तो गोल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? गोल्स अदृश्य, इनविजिबल को दृश्य, विजिबल बनाते हैं। वो फोकस देते हैं। वो हमारे दिमाग के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS को सक्रिय, एक्टिवेट करते हैं। RAS, ये क्या होता है? ये हमारे ब्रेन का फिल्टर है। ये तय करता है कि हम किस इंफॉर्मेशन पर ध्यान दें। जब आप कोई गोल सेट करते हैं तो RAS उस गोल से रिलेटेड चीजों को नोटिस करना शुरू कर देता है। अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन। जैसे जब आप कोई नई कार खरीदने का सोचते हैं तो अचानक वही कार आपको सड़क पर हर जगह दिखने लगती है। हाँ, होता है ऐसा। तो गोल्स RAS को प्रोग्राम करते हैं, और ये गोल्स बड़े और प्रेरक, इंस्पायरिंग होने चाहिए, सिर्फ गुजारा करने, गेटिंग बाय वाले नहीं। तो यूपीएससी क्लियर करना एक मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन हो सकता है? बिल्कुल, अगर उसके पीछे का क्यों स्ट्रांग है। सिर्फ एग्जाम क्लियर करना नहीं, बल्कि उसके बाद क्या इम्पैक्ट क्रिएट करना है, कैसे कंट्रीब्यूट करना है, वो ऑब्सेशन बन सकता है। चैप्टर 13 एक चैलेंज देता है, 10-day मेंटल चैलेंज। ये क्या है? ये अपनी मानसिक मांसपेशियों, मेंटल मसल्स को ट्रेन करने की चैलेंज है। नियम सिंपल है, लगातार 10 दिनों तक किसी भी अशक्त विचार या भावना, अनरिसोर्सफुल थॉट और फीलिंग पर 2 मिनट से ज्यादा ध्यान नहीं देना है। सिर्फ 2 मिनट? मतलब कोई नेगेटिव थॉट आया तो 2 मिनट के अंदर फोकस शिफ्ट करना है। एग्जैक्टली। जैसे ही आप नोटिस करें कि आप किसी लिमिटिंग बिलीफ, नेगेटिव इमोशन या अनप्रोडक्टिव थॉट पैटर्न में फंस रहे हैं, तुरंत अपना फोकस बदलें। कैसे? फिजियोलॉजी बदलें, एम्पावरिंग क्वेश्चंस पूछें, हाँ, वही टूल्स यूज करें जिनकी हमने बात की। एग्जैक्टली। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस का उपयोग करें, अपनी स्टेट बदलें, किसी पॉजिटिव चीज पर फोकस करें। और अगर 10 दिनों के दौरान चूक गए तो, मतलब 2 मिनट से ज्यादा नेगेटिव स्टेट में रह गए तो आपको डे 1 से फिर शुरू करना होगा। ओह वाओ, ये तो टफ है। टफ है, पर यह आपकी मानसिक दृढ़ता, मेंटल टफनेस को जबरदस्त तरीके से बढ़ाएगा। ये सिखाएगा कि आप अपनी मेंटल स्टेट के कंट्रोल में हैं। यूपीएससी जैसी लॉन्ग और डिमांडिंग जर्नी के लिए ये मेंटल टफनेस अत्यंत महत्वपूर्ण है। टेकिंग कंट्रोल द मास्टर सिस्टम, नियंत्रण लेना मास्टर सिस्टम। ओके, अब आते हैं पार्ट 2 पर, टेकिंग कंट्रोल द मास्टर सिस्टम। ये मास्टर सिस्टम क्या है? मास्टर सिस्टम असल में हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का कोर है। ये बताता है कि हम दुनिया को कैसे इवैल्यूएट करते हैं और कैसे एक्ट करते हैं। चैप्टर 14 है अल्टीमेट इन्फ्लुएंस। इसमें शायद इसी सिस्टम की बात है। हाँ, ये मास्टर सिस्टम के ओवरव्यू जैसा है। इसके 5 मेन तत्व, एलिमेंट्स हैं जो हमारे हर डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। 1. स्टेट, आप उस मोमेंट में किस इमोशनल और फिजिकल स्टेट में हैं। 2. क्वेश्चंस, आप खुद से क्या सवाल पूछ रहे हैं। 3. वैल्यूज,
आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हायरार्की ऑफ वैल्यूज। 4 बिलीफ्स, आप क्या सच मानते हैं, ग्लोबल बिलीफ्स एंड रूल्स। 5 रेफरेंसेस, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस और नॉलेज बेस। स्टेट, क्वेश्चंस, वैल्यूज, बिलीफ्स, रेफरेंसेस। हाँ ये 5 चीजें मिलकर हमारा मास्टर सिस्टम बनाती हैं। हाँ, और अगर हमें खुद को या दूसरों को समझना है या इन्फ्लुएंस करना है तो उनके मास्टर सिस्टम को समझना जरूरी है। ये हमारे इंटरनल वर्ल्ड का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो पहला एलिमेंट डिटेल में देखते हैं चैप्टर 15 में, लाइफ वैल्यूज, जीवन मूल्य। हाँ वैल्यूज मतलब मूल्य। हाँ, वैल्यूज हमारी दिशा सूचक यंत्र, कंपस हैं। ये वो डीप सीटेड बिलीव्स हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं। ये तय करते हैं कि हम अपनी लाइफ में क्या पाना चाहते हैं और किन चीजों से बचना चाहते हैं। बिल्कुल। मूविंग टुवर्ड वैल्यूज हो सकते हैं सक्सेस, लव, फ्रीडम, एडवेंचर, ग्रोथ, कंट्रीब्यूशन। मूविंग अवे फ्रॉम वैल्यूज हो सकते हैं रिजेक्शन, फेलियर, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ह्यूमिलिएशन। जोली जेंकिंस, जो टोनी की बेटी हैं, उनका डिज्नीलैंड वाला उदाहरण है। वो बताती हैं कैसे उनके लिए फन और एक्साइटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज थे। हाँ, और टोनी अपना सीईओ चुनने का अनुभव बताते हैं। कैंडिडेट बहुत क्वालिफाइड था, पर बातचीत में पता चला कि उसके लिए ऑनेस्टी, ईमानदारी टॉप वैल्यू नहीं थी। टोनी के लिए थी, तो उन्होंने उसे नहीं चुना। वैल्यूज मैच होना जरूरी है, तो अपने वैल्यूज को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हमारे एक्शंस हमारे कोर वैल्यूज के साथ अलाइन होते हैं, तभी हमें संतुष्टि, फुलफिलमेंट मिलती है। अगर आप ऐसी जॉब कर रहे हैं जो आपके फ्रीडम के वैल्यू के खिलाफ है, तो आप खुश नहीं रहेंगे, चाहे सैलरी कितनी भी हो। अक्सर लोग अपना व्यवहार, बिहेवियर बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि असली कॉन्फ्लिक्ट उनके वैल्यूज के लेवल पर होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने वैल्यूज की लिस्ट बनानी चाहिए। हाँ, अपने टॉप मूविंग टुवर्ड वैल्यूज की लिस्ट बनाएं, सक्सेस, हेल्थ, लव, ग्रोथ एक्सेट्रा, और उन्हें प्रायोरिटाइज करें। सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, उसके बाद कौन सा, ये आपकी लाइफ को डायरेक्शन देगा। और मूविंग अवे फ्रॉम वैल्यूज, जिनसे हम बचना चाहते हैं, उन पर भी ध्यान देना जरूरी है। कहीं वो आपको रोक तो नहीं रहे। जैसे अगर आपका सबसे बड़ा मूविंग अवे फ्रॉम वैल्यू है रिजेक्शन या फेलियर, तो आप रिस्क लेने से डरेंगे, नई चीजें ट्राई करने से बचेंगे। ये आपको लिमिट कर सकता है। अच्छा, तो इन्हें भी जानना और मैनेज करना जरूरी है। वैल्यूज के बाद आता है चैप्टर 16, रूल्स फॉर हैप्पीनेस, खुशी के नियम। सिर्फ वैल्यूज होना काफी नहीं है। नहीं। वैल्यूज को महसूस, फील करने के लिए हमारे रूल्स क्या हैं? मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने अपना वैल्यू अचीव कर लिया है? Exactly. क्या फील कर रहे हैं? जैसे मेरा एक वैल्यू है सक्सेस, तो मेरा रूल हो सकता है मैं सक्सेसफुल तब महसूस करूंगा या करूंगी जब मैं यूपीएससी क्लियर कर लूंगा। एग्जैक्टली, ये आपका रूल है। अब सवाल ये है कि ये रूल आपको एम्पावर करता है या डिसएम्पावर। टॉनी हवाई में ग्रहण, एक्लिप्स का अनुभव बताते हैं। सब लोग एक्लिप्स देखने गए थे। कुछ लोग बहुत एक्साइटेड थे, कुछ निराश थे क्योंकि बादल आ गए। क्यों? क्योंकि सबके रूल्स अलग अलग थे। किसी का रूल था अगर मुझे पूरा एक्लिप्स दिखेगा तभी मैं खुश होऊंगा। किसी का रूल था दोस्तों के साथ यहाँ आना ही मजेदार है। किसी का रूल था थोड़ा सा भी दिख गया तो ग्रेट है। सबके एक्सपीरियंसेस उनके रूल्स ने तय किए। ग्रेगरी बेटसन और उनकी बेटी का उदाहरण भी है। बेटी ने एक परफेक्ट स्कल्पचर बनाया, बेटसन ने गलती से उसे खराब कर दिया। बेटी रोने लगी। बेटसन ने पूछा, क्या तुम मॉडल चीजों की खूबसूरती नहीं देख सकती? रूल बदल दिया। हाँ, पॉइंट यह है कि क्या आपके रूल्स आपको आसानी से खुशी, हैप्पीनेस या सक्सेस या लव महसूस करने देते हैं, या आपके रूल्स इतने मुश्किल, रिजिड या आपके कंट्रोल से बाहर हैं कि आप ज्यादातर फ्रस्ट्रेटेड ही रहते हैं? जैसे मैं सक्सेसफुल तभी फील करूंगा जब रैंक 1 आएगी। ये रूल तो बहुत ज्यादा प्रेशर देगा और सक्सेस फील करना मुश्किल बना देगा। बिल्कुल। या मैं हैप्पी तभी होऊंगा जब सब कुछ परफेक्ट होगा। परफेक्शन इज इम्पॉसिबल। तो ऐसे रूल्स बनाएं जो आपको सशक्त, एम्पावर करें। ऐसे रूल्स बनाएं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकें। फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। फोकस ऑन एफर्ट नॉट जस्ट आउटकम। लॉरी का उदाहरण है जिसने अपने नियम बदलकर जीवन बदला। उसका रूल था, अगर मेरा पति मुझे प्यार करता है तो वो अंदाजा लगा लेगा कि मुझे क्या चाहिए। रिजल्ट, फ्रस्ट्रेशन। उसने रूल बदला, अगर मेरा पति मुझे प्यार करता है तो जब मैं उसे बताऊंगी मुझे क्या चाहिए वो सुनेगा और कोशिश करेगा। रिजल्ट, बेटर रिलेशनशिप। हाँ,
अपने रूल्स को एग्जामिन करें, क्या वो रियलिस्टिक हैं, क्या वो आपके कंट्रोल में है, क्या वो आपको एम्पावर करते हैं। टोनी शुड्स वर्सेस मस्ट्स की बात भी करते हैं। आपकी लाइफ में क्या मस्ट्स हैं, आपकी नॉन नेगोशिएबल वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स क्या हैं। क्लैरिटी ऑन रूल्स इज क्रूशियल फॉर हैप्पीनेस। मास्टर सिस्टम का अगला एलिमेंट है चैप्टर 17, रेफरेंसेस, संदर्भ। रेफरेंसेस क्या हैं? रेफरेंसेस वो सारे एक्सपीरियंसेस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज है जो हमारे दिमाग में स्टोर्ड हैं। ये हमारे विश्वासों, बिलीफ्स और मूल्यों, वैल्यूज को आधार, फाउंडेशन देते हैं। ये वो लेग्स हैं जो हमारे बिलीफ वाले टेबल को सपोर्ट करते हैं। जैसे जॉर्ज बुश का विश्व युद्ध 2 का अनुभव उनका रेफरेंस पॉइंट था जिसने उनके डिसीजंस को शेप किया। सद्दाम हुसैन के अपने अलग रेफरेंसेस थे। ओपरा विनफ्री के बचपन के अब्यूज के रेफरेंस ने उन्हें दूसरों की मदद करने को मोटिवेट किया। एग्जैक्टली हमारे रेफरेंसेस हमारी दुनिया का नजरिया बनाते हैं, और रेफरेंस सिर्फ वास्तविक अनुभव, एक्चुअल एक्सपीरियंस ही नहीं हो सकता। वो काल्पनिक, इमेजिन्ड भी हो सकता है, या दूसरों से सीखा हुआ भी। रॉजर बैनिस्टर का उदाहरण, पहला इंसान जिसने 4 मिनट में मील दौड़ने का बैरियर तोड़ा। उसे पहले सब मानते थे ये इम्पॉसिबल है, पर उसने अपने दिमाग में विजुअलाइज किया, एक मेंटल रेफरेंस बनाया और कर दिखाया। उसके बाद कई और लोगों ने भी किया। हाँ, उसने बिलीफ बदला, रेफरेंस बदला। हम दूसरों के अनुभवों से सीखकर भी अपने रेफरेंसेस बना सकते हैं, किताबें पढ़कर, बायोग्राफीज पढ़कर, मेंटर्स से सीखकर। तो हमें अपने रेफरेंसेस का विस्तार करना चाहिए, एक्सपैंड आवर रेफरेंसेस। एब्सोल्युटली। नई चीजें आजमाएं, अलग अलग तरह के लोगों से मिलें, ट्रैवल करें, पढ़ें। जितना ज्यादा डाइवर्स आपका रेफरेंस पूल होगा, उतने ही फ्लेक्सिबल और इन्फॉर्म्ड आपके बिलीव्स और डिसीजंस होंगे। टोनी विरोधाभासी संदर्भों का, कॉन्ट्रास्टिंग रेफरेंसेस का उपयोग करने की बात भी करते हैं, जैसे अमीरी और गरीबी दोनों को देखना या समझना। इससे पर्सपेक्टिव मिलता है। हाँ, ताकि लाइफ बैलेंस्ड रहे। सिर्फ पॉजिटिव रेफरेंसेस ही नहीं, चैलेंजेस और डिफिकल्टीज के रेफरेंसेस भी हमें रिजिलियंट बनाते हैं। सो एक्टिवली सीक आउट डाइवर्स रेफरेंसेस टू एनरिच योर मास्टर सिस्टम। 7 days टू शेप योर लाइफ, अपने जीवन को आकार देने के 7 दिन। ओके, अब आते हैं पार्ट 3 पर, 7 days टू शेप योर लाइफ। ये एक तरह का एक्शन प्लान है। हाँ, ये 7 की एरियाज पर फोकस करने का प्रोग्राम है, लाइफ को कॉन्शियसली शेप करने के लिए। हर दिन एक एरिया पर फोकस। हम संक्षेप में देख लेते हैं। डे 1, इमोशनल डेस्टिनी, भावनात्मक नियति। फोकस से अपनी भावनाओं को मास्टर करना, मास्टर योर इमोशंस। वहीं एक्शन सिग्नल्स को समझना, एम्पावरिंग इमोशंस को कल्टिवेट करना, अपने इमोशनल पैटर्न्स को पहचानना और बदलना। डे 2, फिजिकल डेस्टिनी, शारीरिक नियति। अपने शरीर को कंडीशन करना, कंडीशन योर बॉडी, हेल्थ और एनर्जी पे फोकस। टोनी एरोबिक वर्सेस एनारोबिक एक्सरसाइज के महत्व की बात करते हैं, कैसे फैट बर्निंग मेटाबॉलिज्म बनाया जाए। स्टू मिटलमैन अल्ट्रा मैराथन रनर का उदाहरण देते हैं जो एक्सट्रीम एंड्योरेंस के लिए जाने जाते थे। फिजिकल वाइटैलिटी इसकी। डे 3, रिलेशनशिप डेस्टिनी, संबंध नियति। रिश्तों को बेहतर बनाना, इंप्रूव रिलेशनशिप्स। इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, दूसरों के रूल्स और वैल्यूज को समझना, अप्रिसिएशन दिखाना इंपॉर्टेंट है। टोनी 4 आवर से बचने को कहते हैं, जो रिश्ते खराब करते हैं। रेजिस्टेंस, रिजेंटमेंट, रिजेक्शन, रिप्रेशन। डे 4, फाइनेंशियल डेस्टिनी, वित्तीय नियति। इस पर फोकस करना। टोनी कमाने, बचाने, निवेश करने, अर्न, सेव, इन्वेस्ट के 5 कदम बताते हैं। पॉल पिल्जर की इकोनॉमिक एल्केमी थ्योरी का जिक्र है। कंपाउंडिंग की शक्ति को समझना, फाइनेंशियल फ्रीडम पर फोकस। डे 5, बी इम्पेकेबल, त्रुटिहीन बने। इसका मतलब है अपना पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, अपने उच्चतम मानकों, हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स के अनुसार जीना, इंटेग्रिटी के साथ जीना। बेन फ्रैंकलिन का उदाहरण है, जो अपने 13 वर्च्यूज पर काम करते थे। व्हाट डू यू स्टैंड फॉर? डे 6, मास्टर योर टाइम, अपने समय पर महारत हासिल करें। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये है समय को विकृत करना सीखना, डिस्टॉर्ट टाइम। मतलब फोकस बदलकर समय का अनुभव बदलना। जब आप एंगेज्ड होते हैं, समय तेजी से बीतता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना, अर्जेंट वर्सेस इंपॉर्टेंट समझना। डे 7, रेस्ट एंड प्ले, आराम करें और खेलें। संतुलन, बैलेंस बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार काम करना सस्टेनेबल नहीं है। आराम, रेस्ट और मनोरंजन, प्ले के लिए कॉन्शियसली समय निकालना जरूरी है। रिजुविनेशन इज एसेंशियल फॉर पीक परफॉर्मेंस। A lesson in destiny, नियति का एक सबक। और आखिर में पार्ट 4, अ लेसन इन डेस्टिनी। इसमें चैप्टर 26 है, द अल्टीमेट चैलेंज, परम चुनौती। ये क्या है?
सबसे बड़ी चुनौती, द अल्टीमेट चैलेंज, और सबसे बड़ा रिवॉर्ड है योगदान देना, टू कंट्रीब्यूट बियॉन्ड योरसेल्फ। सैम लाबोडे का उदाहरण है, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर डॉल्फिन को बचाने के लिए टूना इंडस्ट्री की सच्चाई उजागर की। एक अकेले इंसान का एफर्ट। या मदर टेरेसा की कहानी, कैसे कलकत्ता की सड़कों पर एक बीमार आदमी को देखकर उनकी नियति, डेस्टिनी बदल गई। उन्होंने अपना जीवन गरीबों और बीमारों की सेवा में समर्पित कर दिया। कंट्रीब्यूशन उनका ड्राइविंग फोर्स बन गया। तो पॉइंट यह है कि हम सब नायक हीरोज बन सकते हैं। हाँ, अपने तरीके से। छोटी छोटी कार्यवाहियां, स्मॉल एक्शंस भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। टोनी सामाजिक समस्याओं, सोशल प्रॉब्लम्स जैसे होमलेसनेस, प्रिजन सिस्टम रिफॉर्म, एनवायरमेंटल इश्यूज पर बात करते हैं। वो कहते हैं कि कैसे हमारे वैयक्तिक विकल्प, इंडिविजुअल चॉइसेस जैसे हमारी डाइट, खाना भी वैश्विक प्रभाव, ग्लोबल इम्पैक्ट डालते हैं। बिल्कुल। और अपने बच्चों को योगदान, कंट्रीब्यूशन का महत्व सिखाना कितना जरूरी है। कंट्रीब्यूशन से जो संतुष्टि, फुलफिलमेंट मिलती है, वो किसी और चीज से नहीं मिल सकती। इट्स द अल्टीमेट ह्यूमन नीड आफ्टर ग्रोथ। टोनी रॉबिन्स सिर्फ सिखाते नहीं, बल्कि अपनी एंथनी रॉबिन्स फाउंडेशन और कंपनीज के जरिए समाज में कंट्रीब्यूट भी करते हैं। वो खुद प्रैक्टिस करते हैं जो प्रीच करते हैं। Exactly. It adds authenticity to his message. Key takeaways, मुख्य बातें, सारांश। तो चलिए इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदु, की टेकअवेज को समराइज करते हैं, खास तौर पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। पहली बात, आपकी शक्ति आपके अंदर है। योर पावर इज विद इन यू। उसे जगाने की जरूरत है। आप अपने हालात के गुलाम नहीं हैं। दूसरी, आपके निर्णय, डिसीजंस, आपके विश्वास, बिलीव्स और आपके मूल्य, वैल्यूज, आपकी नियति, डेस्टिनी तय करते हैं। इन्हें सचेत रूप से, कॉन्शियसली चुनें और अलाइन करें। तीसरी, दर्द और खुशी, प्लेजर की फोर्सेस को समझें और उन्हें अपने लाभ, एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करना सीखें। एक्शन लेने के लिए लेवरेज क्रिएट करें। चौथी, अपनी अवस्था, स्टेट को कंट्रोल करना सीखें। अपनी फिजियोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज, ब्रीदिंग और मेंटल फोकस, क्वेश्चंस, थॉट्स को मैनेज करके आप इंस्टेंटली अपनी फीलिंग्स बदल सकते हैं। इमोशन इज क्रिएटेड बाय मोशन। पांचवी, शक्तिशाली प्रश्न पूछें। एम्पावरिंग वोकैबुलरी और पॉजिटिव मेटाफर्स का उपयोग करें। आपकी लैंग्वेज आपकी रियलिटी शेप करती है। छठी, भावनाएं, इमोशंस आपके मित्र, फ्रेंड्स हैं। वे एक्शन सिग्नल्स हैं। नेगेटिव इमोशंस को समझें और पॉजिटिव इमोशंस को कल्टिवेट करें। सातवीं, बड़े प्रेरक लक्ष्य बनाएं, एक मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन रखें। गोल्स आपको डायरेक्शन और मोटिवेशन देंगे। आठवीं, अपने नियमों, रूल्स को जानें, उन्हें ऐसा बनाएं कि आप आसानी से अच्छा महसूस कर सकें और एम्पावर्ड रहें। फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। नौवीं, अपने संदर्भों का विस्तार करें, पढ़ें, सीखें, एक्सपीरियंस करें। डाइवर्सिटी ऑफ रेफरेंसेस लीड्स टू फ्लेक्सिबिलिटी। 10वीं, लगातार सुधार, कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट, कैनी पर ध्यान केंद्रित करें, प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। और 11वीं, योगदान के महत्व को समझें, अपने गोल को खुद से बड़ा बनाएं। कंट्रीब्यूशन अल्टीमेट फुलफिलमेंट देता है। याद रखें, छोटी कार्रवाइयां लगातार करने से बड़ा प्रभाव, बिग इम्पैक्ट पड़ता है। कंसिस्टेंसी इज की। तो ये थे एंथनी रॉबिन्स की किताब अवेकन द जायंट विद इन पर हमारी विस्तृत चर्चा। उम्मीद है आपको अपने अंदर के जायंट को जगाने की प्रेरणा, इंस्पिरेशन मिली होगी। ये सच में लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। बिल्कुल। याद रखिए, यूपीएससी का ये सफर, जर्नी सिर्फ ज्ञान, नॉलेज का नहीं है, बल्कि ये मानसिक और भावनात्मक मजबूती, मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ का भी इम्तिहान, टेस्ट है। इस किताब के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स आपको हर कदम पर मदद कर सकते हैं, फोकस बनाए रखने में, निराशा से उभरने में और अपने लक्ष्य, गोल के प्रति जुनून, पैशन जगाए रखने में। हाँ, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज हैं जिन्हें इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इस चर्चा को शायद दोबारा सुनें, नोट्स बनाएं, सोचें कि आप इन रणनीतियों, स्ट्रैटेजीज को अपनी तैयारी, प्रेपरेशन और जीवन, लाइफ में कैसे लागू अप्लाई कर सकते हैं। कौन सा एक छोटा स्टेप आज लिया जा सकता है? शायद अपनी फिजियोलॉजी बदलना जब लो फील हो, या एक एम्पावरिंग क्वेश्चन पूछना, या किसी लिमिटिंग बिलीफ को चैलेंज करना। बिल्कुल, ये सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं, ये जीवन बदलने वाले लाइफ चेंजिंग सिद्धांत हैं।
अगर आपको ये चर्चा उपयोगी, यूजफुल लगी तो सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं। नीचे कमेंट करके बताएं कि आप अगला कौन सा विषय टॉपिक सुनना चाहेंगे या इस चर्चा से आपका बिगेस्ट टेक अवे क्या था। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले, वो बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी महत्वपूर्ण चर्चा आपसे छूटे नहीं। आप सिर्फ ₹299 की मेंबरशिप लेकर हमारे सभी वीडियोस तक पहुंच एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको और भी डिटेल्ड एनालिसिस और स्ट्रेटेजिक इनसाइट्स मिलेंगे। और अगर आपको हमारा काम वाकई पसंद आया तो सुपर थैंक्स देकर हमें सपोर्ट करें। आपका छोटा सा योगदान, कंट्रीब्यूशन हम इस चैनल को लंबे समय तक चलाने में, सस्टेनेबल बनाने में और आप तक ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट लाते रहने में मदद करेगा। याद रखें, आपके अंदर असीम क्षमता, अनलिमिटेड पोटेंशियल है। वो जायंट सच में है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं अगली चर्चा में।